Good morning students. So we come with our next video that is on glycolysis. अब glycolysis के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. अब ये glycolysis क्या है? हमने ये पढ़ लिया कि जनरल केमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट की क्या है, जिसमें ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर है, गैलेक्टोज का क्या है, सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, सबकी हमने इम्पोर्टेंस पढ़ ली. अब उसके बाद डाइजेशन हमने पढ़ लिया. डाइजेशन के बाद हमने ये देखा कि चाहे वो पॉलीसैकेराइड हो, चाहे डाइसैकेराइड हो, चाहे मोनोसैकेराइड हो, वो सब डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में. फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते, वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं. अब हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज बचता है जो कि एक एनर्जी का सोर्स है, मेन एनर्जी का स्रोत है. अब ये ग्लूकोज फिर आगे अब जो हम पाथवे पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लाइकोलाइसिस. इसका मतलब है ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन या टूटना. तो ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरुवेट में. ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है जो 3 कार्बन का पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं. इसके अलावा बहुत सारी एटीपी मिलती है जिससे हमारी सेल्स काम करती है, और NADH भी मिलता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर एटीपी बनाता है. अब ग्लाइकोलिसिस की हम डेफिनेशन देखते हैं. तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और ग्लूकोज को पायरुवेट में और लैक्टेट में बदल देता है. पायरुवेट जब ग्लाइकोलिसिस कौन सा वाला है? एरोबिक ग्लाइकोलिसिस. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट रहा है तो वो कहलाता है पायरुवेट या एरोबिक ग्लाइकोलिसिस. जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है या ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो कहलाता है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमको लैक्टेट मिलता है. अब इस पाथवे को हम EM पाथवे के नाम से भी जानते हैं. EM पाथवे क्या है? एम्डेन मेयरहॉफ पाथवे. ये जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है ये हर टिश्यू में चलता है. पाथवे का मतलब सबको पता है. पाथवे का क्या होता है? सीक्वेंशियल रिएक्शंस, एक के बाद एक दूसरी सीक्वेंस में जब रिएक्शंस को अपन पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं पाथवे. अब ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है वो हर सेल्स में और हर टिश्यू में होता है, चाहे वो RBC सेल्स हो, नर्वस टिश्यू हो, और इसके अलावा चाहे स्किन सेल्स हो, चाहे लीवर सेल्स हो, सब में चलता है. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि RBC और नर्वस सेल तो इस ग्लूकोज पे ही डिपेंडेंट है, तो वहाँ तो मेन पाथवे ही ग्लाइकोलिसिस है. फिर ये ग्लूकोज को यूटिलाइज भी करता है और ग्लूकोज की एब्सेंस में भी होता है. इसकी इसीलिए 2 फेजेस है, एरोबिक फेज और एनएरोबिक फेज. अब सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस की बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक एनर्जी का स्रोत है. सिर्फ इसी पाथवे से हमको एनर्जी मिलती है सारी सेल्स में. और स्केलेटल मसल में तो ये एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस करता है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लाइकोलिसिस होता है. तो इसीलिए मसल जो है एनोक्सिक एपिसोड्स को में भी सरवाइव करता है. तो मसल सेल्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी अपना एनर्जी उनको मिल जाती है. फिर हार्ट मसल कंपेयर करें स्केलेटल मसल से, तो हार्ट मसल्स एरोबिक परफॉर्मेंस के लिए एडप्टेड है या अनुकूलित है. इसी तरह से पुअर ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी एंड पुअर सर्वाइवल अंडर दिस कंडीशन इज इस्कीमिया. तो उससे अगर नहीं होता है, पुअर कंडीशन हो जाती है, ग्लाइकोलिसिस नहीं चल पाता है, तो इस्कीमिया हो जाता है. उसके बाद रोल इन कैंसर थेरेपी. कैंसर थेरेपी में ग्लाइकोलिसिस का रोल है. कैसे? जब कैंसर होता है तो बहुत सारी सेल्स बनती है और रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस की रेट बढ़ जाती है. ग्लाइकोलिसिस की रेट बढ़ने से पायरुवेट ज़्यादा बनता है. इतना पायरुवेट बनता है कि वो TCA साइकिल उसको हैंडल नहीं कर पाता है, तो उसके बाद पायरुवेट इकट्ठा हो जाता है. जब ये पायरुवेट इकट्ठा हो जाता है तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है. लैक्टिक एसिड बनते ही लैक्टिक एसिड की वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है और वो जो है वो कैंसर थेरेपी का एक
कारण है। इसके बाद हीमोलाइटिक एनीमिया, कुछ इनहेरिटेड एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे किसी में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की कमी हो जाती है और पायरुवेट काइनेज की कमी हो जाती है, तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे के एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस नहीं चल पाता है, तो वो हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन को कॉज करता है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया का वो कारण बन जाता है। अब इसके बाद ये ऐसा पाथवे है जो आरबीसी और लेंस सेल में सिर्फ एनर्जी देने के लिए इम्पोर्टेंट है। इन पाथवे के बिना ये दोनों सेल्स नहीं रह सकती, इनको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सारे दूसरे पाथवे में मीडिएटर का काम कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट है, बीच में मिलते हैं। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो मिलता है यहाँ पर, वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में भी आता है, यूरोनिक एसिड पाथवे में भी काम आता है। फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो यहाँ बनता है, वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस में काम में आता है, फॉस्फोलिपिड बनाने के भी काम में आता है। फिर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, जो 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट के पाथवे में काम आता है। उसके बाद पायरुवेट जो है वो एलेनिन बनाने के काम में आता है। अब ग्लाइकोलिसिस की टाइप्स, तो किस किस तरह के ग्लाइकोलिसिस होते हैं, अपन इतनी बार नाम यूज कर लिया अपन ने, बार बार बोल रहे हैं, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। वह ग्लाइकोलिसिस जो सब सेल्स में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वो एरोबिक है। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और मोस्टली मसल्स में होता है, तो ये एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट है, जबकि एनएरोबिक का लैक्टेट है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में 7 एटीपी टोटल बनती है और एनएरोबिक में 2 एटीपी बनती है। अब अपन इसको लेटेस्ट वर्जन से 7 एटीपी लिखने लगे, बाकी पहले NADPH से 3 एनर्जी बनाने का हम कैलकुलेशन करते थे, तो उस केस में 8 एटीपी बनती थी, अब 2.5 एटीपी ही बनती है। लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चला कि NADH जो है वो सिर्फ 2.5 एटीपी या 2.5 एटीपी ही बनाता है। अब एक बाय एक अपन सीक्वेंस में स्टेप्स चलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप है और अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो 11 स्टेप है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें जो ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज पे फॉस्फेट लगता है, फॉस्फेट यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो फॉस्फेट आता है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 6 नंबर वाले कार्बन पर फॉस्फेट लग जाता है। अब ये 6 नंबर वाला कार्बन पर फॉस्फेट लगता है, तो इस फॉस्फेट को देने वाला भी तो कोई होगा, वो कौन है, एटीपी। तो एटीपी के पास 3 फॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो, तो इन 3 में से एक फॉस्फेट वो किसको दे देता है, ग्लूकोज को दे देता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और एटीपी जो है वो एडीपी में बदल जाता है। ये एंजाइम इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज कौन सा एंजाइम है, जो सब सेल्स में मिलता है, और ग्लूकोकाइनेज वो एंजाइम है जो सिर्फ लीवर में मिलता है। तो लीवर में अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों होंगे, जबकि दूसरे किसी भी ऑर्गन में ये हेक्सोकाइनेज ही होगा। तो ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गई, जिसमें फॉस्फोरिलेटेड होता है, तो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है और एटीपी एडीपी में बदल जाती है, एक फॉस्फेट उसको दे देती है। अब ये ध्यान रखना कि जब एंजाइम को कैसे याद करते हैं हम, कि जब भी एटीपी का लेना देना होता है, एटीपी खर्च होती है या एटीपी बनती है, वहां पर काइनेज एंजाइम आता है। ठीक है, वहां पर कौन आता है, काइनेज एंजाइम, और काइनेज एंजाइम के साथ हमेशा मैग्नीशियम आयंस काम करते हैं। तो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ही एक काइनेज एंजाइम काम करता है। तो अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में नहीं बदल सकती, उसके लिए दूसरा एंजाइम
चाहिए। तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पर एक एटीपी खर्च हो रहा है। अब अपन हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। हेक्सोकाइनेज जो है वो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है, सिर्फ ग्लूकोज के लिए ही काम नहीं करता, ये कोई सी भी हेक्सोज शुगर होगी तो भी यही एंजाइम आएगा। जबकि ग्लूकोकाइनेज क्या है, स्पेसिफिक है, वो ग्लूकोज पर ही एक्शन करता है। इसके बाद ये मोर स्टेबल है और ये मोर घूमता है, ये स्टेबल नहीं है। ये सारे टिश्यूज में मिलता है, ये सिर्फ लीवर में मिलता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इनहिबिटेड होता है, जबकि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इनहिबिटेड नहीं होता। इनहिबिटेड का मतलब है उसकी एक्टिविटी को रोक देना या स्लो कर देना। इसमें ग्लूकोज अगर अपन कितना भी ऐड कर दें तो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि यहाँ पर जैसे ही अपन ने ग्लूकोज ऐड कर दिया, आफ्टर फास्टिंग इंक्रीज द फीडिंग ऑफ ग्लूकोज आफ्टर फास्टिंग, जैसे ही हमने खाना खा लिया उसके बाद ग्लूकोकाइनेज एक्टिव हो जाता है। फिर इनहिबिटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और ग्रोथ हार्मोन ये दोनों इनहिबिट करते हैं, इसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं हेक्सोकाइनेज की, पर इंसुलिन से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जबकि यहाँ पर इंसुलिन से ये इंड्यूस हो जाता है। फिर इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, ब्लड ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना। जबकि इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, कि 100 से अगर वो ज़्यादा नहीं चला जाए, उस शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम इस ग्लूकोकाइनेज का है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप। फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया, तो ग्लूकोज पे एक फॉस्फेट 6th वाले कार्बन पर लग जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाता है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे अपना आइसोमेरिक फॉर्म ग्लूकोज से फ्रक्टोज में बदल जाता है। वो एंजाइम, इसीलिए जब आइसोमराइजेशन होता है तो एंजाइम कौन सा आता है, आइसोमरेज। तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी बदल सकता है। देखा अपन ने, इसका एंजाइम जो है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखो एटीपी का लेना देना है तो काइनेज एंजाइम है और मैग्नीशियम आयंस है। अब 4th स्टेप में हम चलते हैं, तो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन है फ्रक्टोज के पास और 2 फॉस्फेट है। अब ये 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट आपस में टूट जाते हैं और ये 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनाता है, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दोनों फॉस्फेट एक एक दोनों जने के पास आ जाते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और एंजाइम जो यहाँ पर है वो है एल्डोलेज ए। इस तरह से फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है। उसके बाद अब 5th स्टेप में हम देखते हैं, फिर आइसोमराइजेशन है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन है तो इसीलिए आइसोमरेज आ जाएगा। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाता है। तो ये हाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटो कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। दोनों 3 कार्बन के तीनों 3 कार्बन के कीटो कंपाउंड, ये कीटोज शुगर है, ये एल्डोज शुगर है। तो इसमें एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है। अब ये रिवर्सिबल है, इस एरो को दोनों तरफ बनाना, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। उसके बाद हम देखते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो आगे जाके 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये, और एंजाइम, अब देखो इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एक और हाइड्रोजन हटा देता है। हाइड्रोजन हटाने के बाद ये एसिड में बदल जाता है, COO ग्रुप में आ जाता है और एक फॉस्फेट इसके पास आ जाता है। जो CO ग्रुप है ना, H हट जाता है और अब ये H हट रहा है तो इस H को लेने वाला कोई होगा, तो वो कौन है, NAD। NAD उस हाइड्रोजन को लेकर NADH प्लस H प्लस आयन में बदल जाता है। जब ये बदलता है, ये NADH बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
तो अब ये यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वहाँ पर एक NADH से 2.5 ATP प्रोड्यूस होती है, 2.5 ATP। जो पहले 3 ATP मानते थे, अब लेटेस्ट इन्वेंशन में साइंटिस्ट ने ये बोला है कि उसमें 2.5 ATP प्रोड्यूस होती है। अब ये NAD इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत सारी ATP प्रोड्यूस होती है। अब इस प्रोसेस को, जिसमें NADH जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन तो हो रहा है, ATP प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीडेटिव, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर। आ गया सबको समझ में? तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो हाई एनर्जी 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। उसके बाद अब 7th स्टेप में जो 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट है, उसमें से एक फॉस्फेट हट जाता है। जैसे ही ये एक फॉस्फेट हट गया यहाँ से, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। तो अब यहाँ से जो फॉस्फेट गया उसको कौन ले लेता है? ADP उसको लेकर वापस ATP में बदल देता है। और ये भी काइनेज है, क्योंकि ATP का लेना देना है। वहाँ तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ATP खर्च हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? ATP बन रही है, और ये मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ही है। अब एंजाइम यहाँ पर है बायफॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, या इसको फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज के नाम से भी अपन जानते हैं। अब ये काइनेज एंजाइम है, तो फर्स्ट दोनों जो काइनेज एंजाइम थे वहां पर वो इरिवर्सिबल थे रिएक्शन, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये काइनेज एंजाइम एक्सेप्शनल केस है। तो इस तरह से ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल बनती है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब 8 नंबर पे अपन देखते हैं 8 स्टेप में क्या होता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो था, तो फॉस्फेट कौन से में? थर्ड वाले कार्बन पर था, 1 2 3। तो अब ये थर्ड वाला कार्बन की जगह सेकंड वाले कार्बन पर आ जाता है। अब फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो जाती है। जब फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो जाती है तो वहां पर एंजाइम आता है। जो फॉस्फेट इसका क्या है? सब्स्टिट्यूट है। जब ऐसे किसी की पोजीशन चेंज होती है तो एंजाइम आता है म्यूटेज, और इस म्यूटेज एंजाइम का दूसरा नाम है एपिमरेज। तो यहाँ पर एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। तो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम पोजीशन चेंज करने के काम में आता है, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद अपन 9th स्टेप में आ जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, 2 पे जो फॉस्फोग्लिसरेट था वो अब इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में OH आयन को हटा देता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से OH आयन हट जाता है और ये इनोल कंपाउंड बन जाता है। ये हाई एनर्जी कंपाउंड है। आगे ये इनोलेज एंजाइम की हमारे ब्लड कलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कैसे है कि ये इनोलेज एंजाइम ग्लाइकोलिसिस को इनिबिट करता है। ये फ्लोराइड एंजाइम जो है, फ्लोराइड आयंस जो है, वो इनोलेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। इसीलिए जब हम ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं तो वो हमेशा फ्लोराइड वायल में ही हम लेते हैं। तो यहाँ एंजाइम वो फ्लोराइड वायल में क्यों लेते हैं? ताकि ये इनोलेज एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाए और जितनी भी शुगर है वो सब पाइरुवेट में नहीं बदल सके। तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने प्लेन वायल में लिया तो इनोलेज एंजाइम अपना काम करता रहेगा और जो भी ग्लूकोज थी वो पाइरुवेट में बदल जाएगी। तो अगर हमने 3 घंटे बाद टेस्ट लगाया तो हो सकता हो जिसकी 80 शुगर थी वो अब 40 ही रह गई। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज एस्टिमेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये फ्लोराइड आयंस की प्रेजेंस में इनिबिट होता है। तो हम फ्लोराइड वायल में ही सैंपल लेते हैं। फ्लोराइड वायल जो है वो वायल है जिसका ढक्कन जो है ग्रे कलर का है। अब फॉर्मेशन ऑफ पाइरुवेट प्रोड्यूसिंग ATP। अब लास्ट स्टेप जिसमें जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है वो हाई एक्टिव पाइरुवेट था और ये अब पाइरुवेट में बदल जाता है। अब एक फॉस्फेट यहाँ से हट जाता है, इस फॉस्फेट को फिर ये ADP ले लेता है और ATP में बदल जाता है। अब ये डिफरेंस देखो,
सिक्स्थ स्टेप में एक एटीपी वहां प्रोड्यूस हुई थी, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर हुई थी NADH से, उसको अपन ने बोला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। पर यहाँ जो है वो सबस्ट्रेट पे यही बन रही है एटीपी, तो ऐसे प्रोसेस को अपन बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब ये एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस अगर चल रहा है तो ये एक स्टेप और चलेगी जिसमें पाइरुवेट जो है वो लैक्टेट में बदल जाता है। तो ये रिएक्शन जो है इसमें NADH तो वहां बना था अपना ना सिक्स्थ स्टेप में, वो NADH यहाँ पर यूज हो जाता है और NAD में बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पर वहां पर जो ढाई ATP बनी थी वो यहाँ पर खर्च हो जाती है। और ये सब लोग याद रखना कि जो सिक्स्थ स्टेप है ना, फिफ्थ स्टेप में हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आया, और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कहे हमको कहाँ से आया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में बदल गया। तो सिक्स्थ से हमारे पास कितनी एटीपी आ गई, कितनी एटीपी क्या, कितने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ गए, 2। तो इसीलिए पाइरुवेट भी कितने बनते हैं, 2। तो अब हम अगर इसका कैलकुलेशन करें या इससे पहले पाथवे देख लेते हैं पूरा। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में बदलता है, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट फिर 2 में टूट जाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक तो ग्लिसरल्डिहाइड यहाँ से बना, एक ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलता है। तो अब यहाँ से सारे मॉलिक्यूल 2-2 हो गए, तो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेंगे, 2 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे, 2 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे, और 2 ही फिर हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 2, फिर पाइरुवेट 2 बनेंगे, और अगर लैक्टेट बने तो फिर 2 लैक्टेट बनेंगे। तो अब हमको ये पाइरुवेट जो है फिर TCA साइकिल में जाएगा, और ये लैक्टेट फिर लीवर में जाएगा, और लीवर में जाकर वापस ग्लूकोज में बदलेगा। ये देखो NADH जो सिक्स्थ स्टेप में बना, वो सिक्स्थ स्टेप वाला NADH वापस यहाँ यूटिलाइज हो जाता है 11th स्टेप में। तो इस तरह से अब अगर हम ATP देखते हैं तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में तो हमने देखा ATP खर्च हो गई, जबकि यहाँ कौन सी बनी, यहाँ पर ढाई ATP बनी NADH से, जो कहाँ जाके बनी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। यहाँ भी ATP बनती है, कहाँ दिखा रखी है इन्होंने, यहाँ पाइरुवेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट, ये एक ATP यहाँ बनती, एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, ये दोनों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। तो यहाँ पर ATP एक नहीं 2 बनेगी क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स है। सेम इसी तरह से यहाँ भी 2 बनेगी क्योंकि 2 पाइरुवेट बनते हैं, 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। इस तरह से 2 ATP 2 × 2 4 यहाँ बन गई, और यहाँ पर 2.5 बन गई। आया समझ में, इस तरह से 2.5 × 2.5 5 बन गए। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल कितनी 9 ATP बन गई, और खर्च कितनी हो गई, 2 ATP खर्च हो गई फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में। अब ये हम देखते हैं एनर्जी यील्ड कितना हुआ। तो हेक्सोकाइनेज में 1 माइनस हो गई क्योंकि एनर्जी खर्च हो गई ATP। थर्ड स्टेप में भी एनर्जी खर्च हो गई तो 1 माइनस हो गई। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से NADH बना, उससे 2.5 ATP बनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर, तो टोटल कितनी हो गई 5। फिर 6th और 9th स्टेप में 1-1 ATP बनी और 2-2 मॉलिक्यूल से, इसलिए कितने हो गए 4। तो टोटल कितनी हो गई 9, और 2 ये दोनों खर्च हो गई, इस तरह से 2 माइनस कर दिया, तो टोटल कितनी ATP बन गई 7 ATP। अब एनएरोबिक में देखेंगे तो एक्सोकाइनेज फर्स्ट और 3 स्टेप में तो यूटिलाइज हो गई, तो माइनस करेंगे। 6th में 1 बनी, और 9th में 6th नहीं है, ये 7th स्टेप है। 7th में 1 बनी और 9th में 1 बनी, ऐसे करके 2 मॉलिक्यूल से तो 4 बनी। जो 6th में जो 2 NADH था वो कहाँ यूटिलाइज हो गया, वो 11th वाले में यूटिलाइज हो गया। तो ऐसे करके नेट गेन जो है 2 ATP का है। उसके बाद अब इसके इनिबिटर्स देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस साइकिल को कौन इनिबिट करता है। तो आर्सिनेट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करता है।
आयोडो एसीटेट और आयोडो एसीटामाइड भी उसी को ही इनिबिट करता है, इसमें थायो ग्रुप होता है, एसएच ग्रुप, और उसके साथ बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को रोक लेता है। और फ्लोराइड हमने पढ़ ही लिया कि फ्लोराइड जो है इनोलेज एंजाइम को रोकता है। उसके बाद अब क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है ग्लाइकोलिसिस की, तो सोडियम फ्लोराइड जो है, सॉरी ग्लाइकोलिसिस क्या फ्लोराइड की है ना, तो सोडियम फ्लोराइड जो है वो पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ ही ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन में काम में लेते हैं, क्योंकि उससे ग्लूकोज खत्म नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस विल रिड्यूस द ग्लूकोज, नहीं तो फिर ग्लूकोज लेवल कम होता जाएगा। फ्लोराइड के क्या फंक्शन है, वो ग्लाइकोलिसिस को रोकता है और एंटीकोगुलेंट की तरह काम में आता है। एंटीकोगुलेंट समझते हो, जो खून का थक्का नहीं बनने देता, और एंटीसेप्टिक की तरह भी काम में आता है। अब ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन, ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन 3 एंजाइम जो काइनेज वाले थे, तीनों काइनेज एंजाइम उसको रोकते हैं। हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज फर्स्ट स्टेप वाला, थर्ड स्टेप वाला फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और लास्ट स्टेप वाला पायरुवेट काइनेज। फीडबैक इनिबिशन इंडक्शन है इंसुलिन से, इंसुलिन ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो ग्लाइकोलिसिस होगा। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के इनिबिटर से ग्लूकागोन, और एक्टिवेटर है इंसुलिन, तो ग्लूकागोन तो रोकता है और इंसुलिन उसको एक्टिवेट करता है। और एलोस्टेरिकली एक्टिवेटर्स कौन है, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट और एएमपी, और इनिबिटर कौन है, एटीपी और साइट्रेट। अब ग्लूकागोन आते ही एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो एटीपी को एडीपी में, साइक्लिक एएमपी में बदल देता है। ये साइक्लिक एएमपी एक्टिव प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव को एक्टिव में बदल देता है। जैसे ये एक्टिव हो जाता है तो पायरुवेट काइनेज को एक्टिव से इनएक्टिव कर देता है, तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा। तो अगर ग्लूकागोन आएगा तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा। सेम इसी तरह से हमने देख लिया कि ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी कैसे बदलती, तो ग्लूकोकाइनेज के साथ एक उसका रेगुलेटरी प्रोटीन है, वो बाइंड करता है तो वो एक्टिव हो जाता है, और ग्लूकोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस लाता है। अब हम देखते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों का। तो ग्लूकागोन के आते ही साइक्लिक एएमपी बनता है, एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये शुरू होते ही एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। साइक्लिक एएमपी में आते ही ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है वो एक्टिव से इनएक्टिव हो जाता है, और उसका ग्लाइकोलिसिस रोक देता है इसमें ग्लूकागोन में। और इंसुलिन आने से वो उसकी एक्टिविटी, इंसुलिन जो है इनएक्टिव को एक्टिव में बदल देता है, और इस तरह से फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट की एक्टिविटी बढ़ा देता है, तो इससे ये ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा अगर ये ग्लूकागोन आएगा तो। उसके बाद अब दूसरा एक पाथवे है रेपापोर्ट लुबरिंग शंट पाथवे, ये और हम इसके साथ पढ़ लेते हैं। ये पाथवे क्या कहता है, ये पाथवे ये कहता है कि जो आरबीसी है वो कुछ अलग तरह की है। तो मैच्योर आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है और साइटोप्लाज्मिक सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते। तो जो मैच्योर आरबीसी है वो ग्लूकोज पर ही अपनी ऊर्जा के लिए डिपेंड होती है। तो ग्लूकोज इसलिए क्योंकि ग्लूकोज फ्री परमिएबल है एरिथ्रोसाइट में, आरबीसी में ग्लूकोज इजीली अंदर जाता है। ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड बनाता है। वेदर ऑक्सीजन इज अवेलेबल और नॉट, ऑक्सीजन है या नहीं है ये पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड ही बनाता है। अब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अगर एब्सेंट है तो पायरुविक एसिड इज नॉट कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम है। तो अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं है तो एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा। तो उस साइकिल को, इसीलिए अब ये साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं रेपापोर्ट लुबरिंग साइकिल। उसमें क्या होता है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट बना ना, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में नहीं बदलता, वहाँ पे एक एडिशनल स्टेप आ जाती है जिसका नाम है 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। तो 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है और फिर वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट और आगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट में जाता है। इस तरह से 3 फॉस्फोग्लिसरेट और आगे चलता है। अब इसकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है इस रेपापोर्ट लुबरिंग साइकिल की,
कि ये यहाँ पर कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। रेड ब्लड सेल्स में जितने फैक्टर्स है वो सब एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए है। इसका हीमोग्लोबिन में इम्पोर्टेंट रोल है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन है तो 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो उसकी ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बढ़ जाती है, और फीटल हीमोग्लोबिन में 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो उसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी बढ़ जाती है। आया समझ में? इसमें तो कम है तो एफिनिटी बढ़ जाती है, हाई है तो एफिनिटी बढ़ जाती है, और इसमें कम है तो एफिनिटी बढ़ जाती है। अब हाइपोक्सिया में इसका रोल है कि अगर ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, जैसे ऊंचाई पे और जाने की बात, तो वहाँ पर इस रेड ब्लड सेल्स में बायफॉस्फोग्लिसरेट का इम्पोर्टेंट रोल है। फिर इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसी अपन ने पढ़ लिया कि हेक्सोकाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पायरुवेट ज़्यादा बनेगा, ठीक है, और वो उस एंजाइम को रोक लेगा। उससे क्या होगा कि डेफिशिएंसी जो है आरबीसी की बायफॉस्फोग्लिसरेट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देगा। उसके बाद हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंसी अगर हो गई तो बायफॉस्फोग्लिसरेट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पायरुवेट काइनेज की भी डेफिशिएंसी हो गई तो बायफॉस्फोग्लिसरेट बढ़ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो प्लीज़ आप इंक्वायर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी drsumanjain1971@gmail.com है।